तैयार हो जाइए बाजार के एक और एक्शन पैक दिन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से भले ही मिले जुले संकेत हो, लेकिन कल के दमदार एक्शन और शानदार खरीदारी के आंकड़ों के बाद भारतीय बाजारों में बना रहेगा जो शुरुआत हो। तो ऐसे में क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। एक और दमदार दिन क्या कल जैसा आज हो सकता है, कल क्या हुआ, आज क्या होने वाला है, दोनों की एनालिसिस करनी है अनिल जी के साथ। बट शानदार शुरुआत रही सर हफ्ते की कल तो। बिल्कुल दीप, और इससे बढ़िया शुरुआत की आप उम्मीद नहीं कर सकते थे। और कल का तो सेशन बड़ा ऐतिहासिक था। इस तरह की इंट्राडे तेजी, और वो तेजी भी स्क्रीन पर बनती हुई कम देखने को मिलती है। उसका भी पूरा विश्लेषण होगा कि कल के सेशन के बाद क्या कुछ बदला है भारतीय बाजारों के लिए। वो एक बहुत डिटेल्ड वॉल्यूम प्राइस एक्शन का एनालिसिस मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आपको एक डीप इंसाइट मिलेगी कि आगे चलते हुए आपको किस तरह से इस बाजार को अप्रोच करना है। लेकिन उससे पहले आज के जो बड़े ट्रिगर्स हैं उन पर डाल लेते हैं नजर, देख लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है दुनिया भर के बाजारों में। 40 अंक नीचे डाउ बंद हुआ है और नेस्डेक 125 अंक नीचे बंद हुआ। उम्मीद के मुताबिक कल भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त वैसे भी डाउ आपको नीचे नजर आई रहते फ्यूचर्स पर 60-70 पॉइंट। तो उस लिहाज से देखें तो कोई खास कमजोरी नहीं, और पौने 200 अंकों की रिकवरी निचले स्तर पे। कच्चा तेल, आई लाइक इट, लगातार 5वें दिन कमजोरी के साथ $80 के नीचे 78 के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से लगातार 8वें दिन खरीदारी का दमदार आंकड़ा। कितना दमदार है इसका होगा विस्तार से विश्लेषण। और तूफान से चेन्नई में और तमिलनाडु में बहुत बड़ी दिक्कतें होती हुई दिख रही है। एयरपोर्ट बंद हैं, आप देखेंगे गाड़ियाँ बहती हुई नजर आएंगी आपको चेन्नई की गलियों में। और आईफोन का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी, उन्होंने भी प्लांट बंद किया है। तो तूफान से बड़ी आपदा दक्षिण भारत में आती हुई दिख रही है। बिल्कुल, तो तूफान से तो बड़ी आपदा आई है, उसका एक इम्पैक्ट है। आज सुबह एशिया में थोड़ी नरमी दिख रही है। ग्लोबल फैक्टर्स भी थोड़े इंपॉर्टेंट है जहां पर डिस्कशन करेंगे। बट कल का थोड़ा एक्शन समझाइए अनिल जी। मतलब एक सुनामी की तरह जो बाजार में मूव आई, जबरदस्त एक्शन आया कल। बहुत रेयर होता है जब आप कहते हैं कि गैप अप पर आपको खरीदारी करनी है। कल तो आप कह रहे थे कि अगर 250 अंकों का गैप अप हो तो भी आपको खरीदारी करनी है। इवेंचुअली 350 अंकों का गैप अप हुआ, और उसके बाद भी थ्रू द डे मौके मिलते रहे निफ्टी में। एंड ऑफ कोर्स बैंक्स तो स्टार थे ही। हुआ क्या ये? उसके लिए मैं उन सभी महानुभावों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनसे मैंने वीकेंड पर बात की चुनाव के नतीजों के बाद में जी। और ज़्यादातर महानुभावों का 10 में से 8 का ये मानना है, 9 का ये मानना था, 10 में से 10 का ये मानना था कि बड़ा गैप से खुलेगा। तो एक बार तो हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और उसके बाद देखेंगे। इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी 10 दिन से मार्केट बढ़ रहा है, पूरे नवंबर के महीने में बढ़ा है, और फिर और इलेक्शन के नतीजे के बाद बढ़ेगा। तो फिर हम प्रॉफिट बुक करेंगे, बाद में देखेंगे। तो उन्होंने मुझे वो भरपूर कॉन्फिडेंस दिया कि अगर इस तेज़ी में भी सबको बेचना है तो लेना किसको है। इनफैक्ट मतलब बहुत क्लियर मार्केट है ये एक जो रविवार के नतीजे थे वो बाजार की री रेटिंग करने वाले नतीजे थे। आप इनको 3 राज्यों के विधानसभा नतीजों के हिसाब से देख ही नहीं सकते। ये 2024 का मैंडेट बाजार के लिए आया, राइट, देश के लिए नहीं। देश का तो मैंडेट जब आएगा, चुनाव होंगे तब होंगे, जो आएगा तब आएगा, हमें नहीं पता। लेकिन बाजार 2024 के नतीजों के लिए उस दिन का इंतजार नहीं करता। बाजार तो आज से सोचना शुरू करता है, और बाजार की सोच में ये बदलाव है कि 2024 का रिजल्ट हमें मिल गया है। और अगर समझो इस संडे को इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे नहीं होते, ये अगर इसको आप ये माने कि ये लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, तो बाजार कैसे बिहेव करता है ना। सो ये बाजार की थॉट प्रोसेस है, मैं अपनी नहीं बता रहा। बाजार की बात क्यों बाजार में हम बुलिश हैं, या क्यों हम ये कह रहे हैं कि जहाँ खुले वहाँ और लेना चाहिए, बेचना बिल्कुल भी नहीं। उसकी रीज़न ही यही है कि ये नतीजे बाजार के लिहाज से री रेटिंग करने वाले हैं। राइट। और इसीलिए आपने देखे दीप, कल के डेटा देखिए, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ा है। अच्छा, मजे की बात बताऊँ, कल बैंक निफ्टी के हाई और लो में कितना फ़र्क है? कितना फ़र्क? एग्जैक्ट 1000 पॉइंट का। 46,484 कल का हाई है, और 45,484 कल का लो। एग्जैक्ट 1000 पॉइंट की रैली स्क्रीन पर आपकी बनी है। और इसलिए मैं कह रहा था कि पहली डिप पे जो शुरुआती आधे घंटे में मिल जाए, उसके बाद घटेगा नहीं। और वहाँ मौका भी दिया आपको, 20,500 के आसपास आपको मौका भी मिला। 20,700 हुआ, 200 पॉइंट निफ्टी स्क्रीन पर बढ़ा है, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी स्क्रीन पर बढ़ा है, और बिल्कुल वैसे ही बढ़ा जैसा हम चाहते थे। और बिल्कुल वही लीडरशिप आई। 3.5% की तेजी बैंक निफ्टी की किसी भी लिहाज से छोटी नहीं होती,
और वो भी स्क्रीन पर बनना, ये बता रहा है कि बाजार में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। वो बदलाव हम विस्तार से भी डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ओवरऑल दीप बहुत ट्रेंड क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, खरीदारी करनी है। जो कुछ भी कल के एक्शन के बाद, रविवार के नतीजों के बाद भारतीय बाजारों के लिए बदल रहा है, उसको थोड़ा सेंस करिए, एग्जैक्टली आंखें बंद करके समझने की कोशिश करिए। और दूसरी बात ये सोचिए, क्या आपके पास इतना है कि आप बेचें? हाँ ये बड़ा अच्छा बात है ना। ये अच्छी बात। मतलब मैं तो हर एक लॉजिक से आपको नहीं बेचने के तरीके बता रहा हूँ, है ना। अंडर ओन्ड है, थोड़ा सा तो है, उसको भी बेच देंगे तो बाद में क्या भजन करेंगे, बैठ के देखेंगे। मतलब तेजी में मुश्किल से तो पार्टिसिपेशन हुआ है, थोड़े से तो शेयर है। सही बात है। आप अगर आपको कभी भी लगे कि बहुत प्रॉफिट आ गया, सिर्फ इस वजह से बेचना चाहते हैं, तो ये सोचिए कि आपकी टोटल नेटवर्थ जो है उसका कितना % इक्विटी में लगा है। सपोज आपकी 100 रुपए की नेटवर्थ है, तो क्या 100 रुपए में आप 80 रुपए इक्विटी में लगा के बैठे हो, 90 लगा, तब बेचो, बिल्कुल बेचना। अरे लगाए 5 रुपए भी नहीं है मतलब आपके 100 रुपए से 60-70 रुपए तो आपके रियल एस्टेट में होंगे, 10-20 रुपए आपके गोल्ड में होंगे, 10-15 आपके FD वगैरह में होंगे, मुश्किल से 2-4 रुपए तो आपके इक्विटी में लगे हैं। एसेट एलोकेशन तो देखिए, एक एसेट अच्छा रिटर्न दे रही है, उसको देने दीजिए, होल्ड करिए। सो हमारी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है इन्वेस्टर्स के लिए कि कोई बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करेंगे। पर ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, बाय ऑन डिप्स है, नो डाउट। बीच बीच में थोड़ा रुकेगा, रुकने की स्पीड आज ही से कम हो जाएगी। अच्छा, हाँ हो जाएगी। तो रोज इतना, और रोज ये ऐसा दिन आता भी नहीं और आना भी नहीं चाहिए जी, करेक्ट। ये तो ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन था, रोज होगा, बट आपको क्लियर कट कहाँ खरीदना है वो ध्यान में रखिए, दैट्स इट। कोई टेंशन वाली बात नहीं, बढ़िया बाजार है, मस्त बाजार है, मजबूत बाजार है, आराम से शांति से एंजॉय कीजिए। गॉट इट सर। अच्छा जरा फिर अब बताइए कल हुआ क्या, आप जो कह रहे हैं 2-3 चीज़ें आपने बड़ी इंटरेस्टिंग देखी हैं जो आगे के भी हमें राह देती हैं, जरा एनालिसिस करिए कल ये हुआ क्या है, कहाँ से इतनी तेजी आई, कौन खरीद रहा था ये सब? श्रीमान FIIs बैक इन एक्शन। दीप, कल के सेशन में कुछ चीज़ें बहुत अलग हुई है, बहुत हटके हुई, जो आप समझिए। ठीक है, कल हुआ FIIs की तरफ से और बड़ा वॉल्यूम होता हुआ दिखा कल FIIs का। और वॉल्यूम क्या हुआ है, 35,000 करोड़ का कल का FIIs का वॉल्यूम है। अब आप सोचेंगे ये तो दिख नहीं रहा डेटा में, कल खरीदे उन्होंने 18,000 करोड़ के, 16,600 करोड़ के बेचे हैं, 18,700 के, यानी कि नेट उनकी खरीदारी 2,000 करोड़ की है कैश में। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम 35,000 करोड़ का। 8 दिन पहले ये वॉल्यूम 9,000 करोड़ का था। ठीक है, तो FIIs के वॉल्यूम में 4 गुना बढ़त हुई, कुल जो वॉल्यूम, बाय और सेल दोनों में। इसका मतलब क्या है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक, कल FIIs की तरफ से भारी भरकम वॉल्यूम होता हुआ दिखा है, डिलीवरी वाला। और 2,000 करोड़ की ये जो आपको नेट परचेज दिख रही है, उसमें आप जोड़ दीजिए करीबन 2500-2600 करोड़ की कैम्प्स की डिलीवरी। तो अगर वो जोड़ते हैं तो आपके लिए वॉल्यूम है 4,500 करोड़ का डिलीवरी, कैम्प्स को हटाकर। सो 2 चीज़ें हैं, एक भारी भरकम वॉल्यूम, दूसरा भारी भरकम डिलीवरी। ये चीज कहाँ, प्राइवेट बैंक्स। जिस हिसाब से कल डिलीवरी हुई है और बैंक की पूरी 1000 पॉइंट की स्क्रीन पर तेजी बनी है, FIIs की तरफ से दमदार खरीदारी प्राइवेट बैंक्स में होती हुई दिखिए, वो ध्यान में रखिए। तीसरी चीज, और चौथा जो एक बड़ा, जब 18,000, 18,500, 19,000 करोड़ की खरीदारी हो, 16-16,500 करोड़ की बिकवाली हो, पोर्टफोलियो में चर्निंग हो रही है, कुछ लिया जा रहा है, कुछ बेचा जा रहा है। और कुछ क्या लिया जा रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले ये समझ लीजिए कि कुछ खरीदा भी जा रहा है तो कुछ बेचा भी जा रहा है। और अब FIIs पोर्टफोलियो में अपना बदलाव करते हुए दिख रहे हैं और दिग्गज शेयरों में अब खरीदारी लौट कर आती दिख रही है। तो काफ़ी लोगों को जिनको ये बड़ी निराशा थी कि लार्ज कैप्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अटके पड़े हैं, मिड कैप ज़्यादा चल रहे हैं, कई बार वो 3 इडियट्स वाली सिचुएशन हो जाती है कि हम भले फेल हो जाए, हमारा दोस्त फर्स्ट डिवीजन नहीं आना चाहिए, है ना। तो लार्ज कैप को भी वैसे ही हो रहा था, हम भले नहीं चल रहे, कोई बात नहीं है, मिड कैप स्मॉल कैप क्यों चल रहे हैं, है ना। सही बात। तो वो ज़्यादा तकलीफ थी, अब उनकी तकलीफ भी दूर होने का समय आ गया, लार्ज कैप्स भी चलेंगे और लार्ज कैप्स में ही खरीदारी थोड़ी आपको आती दिखेगी। तो कल के सेशन में भारी भरकम वॉल्यूम, डिलीवरी बेस्ड खरीदारी, पोर्टफोलियो की चर्निंग और स्क्रीन की तेजी, ये 4 बड़े टेक अवे हैं कल के सेशन से, जो आपके बाजार का बदलता हुआ मूड माहौल बता रहे हैं। ये दिखा रहा है कि टेक्सचर बदल रहा है। एग्जैक्टली। थोड़ा इसको डिटेल में समझाइए, स्पेशली ये जो बैंक्स का हमने ज़बरदस्त एक्शन देखा है जी, बहुत ही तगड़िया तेजी आई,
क्या बैंक्स अब लीडरशिप के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि यही थोड़ा लैग भी कर रहे थे? ये बताऊं उससे पहले एक है ना आपको डेटा और एफआईएस के बारे में बताना चाहता हूँ। कल जो एफआईएस ने किया, कल दीप एफआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा, कैश का तो आप देख ही रहे हैं 2000 करोड़, कैश में 2000 करोड़ के आसपास, और कैश में पिछले 7-8 दिनों से लगातार एफआईएस कैश में खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है, 8 दिनों। लेकिन इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स भी अगर मिला के देखें जो डायरेक्शन, कल स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में मिला के 5250 करोड़ की खरीदारी। कैन यू बिलीव, पिछले 4 सेशन से अगर स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों मिलाकर देखें तो एफआईएस लगभग 4000 करोड़ प्लस की खरीदारी करे। 350 करोड़ की खरीदारी 4 दिन पहले हुई, उसके बाद 4600, 1 दिसंबर को 5400 और कल 5300 करोड़ ब्लॉक डील्स मिला के। ब्लॉक डील्स हटा के देखेंगे तो और बड़ा खरीदारी का। सो आई थिंक एफआईएस की तरफ से लगातार 4 दिनों से बड़े नंबर्स आ रहे हैं। सो एफआईएस के नंबर्स ये बहुत बदलते हुए दिख रहे हैं। अब इस नंबर्स के बदलने का इम्पैक्ट कहाँ दिखेगा? ये दिखेगा बैंकिंग शेयरों में। और इसीलिए मैं कल, आपने देखा होगा कल हम बैंकिंग स्टॉक्स पे, बैंक निफ्टी पे बहुत बुलिश थे, और ये क्लियर कट हमारा व्यू था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा भागेगा। क्यों? अब कल मैं आपको बता दूं कल बैंकिंग शेयरों में क्यों तेजी हुई है, आगे क्यों होगी, क्यों बैंकिंग स्टॉक्स आगे भी अच्छा करेंगे, ये समझिए। आरबीआई के जो वो रिस्क वेटेज वाले नियम आए थे, उसके बाद बैंकिंग शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग होगी, थोड़ी बिकवाली होगी। हम भी उस समय अलर्ट थे कि बैंकिंग शायद कम चले, ज़्यादा चले, वो वाली बात है। वो अभी अंडर परफॉर्म किया। भी निफ्टी ने पहले लाइफ हाई बनाया, बैंक निफ्टी इंतजार ही कर रहा था, करेक्ट, और बैंक निफ्टी तो अपने लाइफ हाई से अच्छा खासा दूर था, ठीक है ना। अब एफआईएस की तरफ से जो खरीदारी आ रही है, वो नया पैसा जो आ रहा है वो बड़े प्राइवेट बैंक्स में आ रहा है। ये बड़ा बदलाव हो रहा है। एफआईएस खरीद कर रहे हैं बड़े प्राइवेट बैंक्स में। कल आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस और एसबीआई, इन चारों बैंक्स में बड़ी भारी भरकम डिलीवरी बाइंग होती हुई दिखी है, खतरनाक वाली। और खाली आप एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की डिलीवरी मिलाकर देखें, सोचो जो नंबर्स आपको दिख रहा है, कंबाइंड नंबर एफआईएस की खरीदारी का प्लस कैम्स की ब्लॉक डील मिला के देखें, उससे भी बड़ी खरीदारी खाली 2 बैंक में हुई। इसमें एचडीएफसी और आईसीआईसीआई कितना, 5500 करोड़ 2 बैंक में, सिर्फ 2 बैंक 5500 करोड़ का खरीदा है। इमेजिन। तो जिसको देना था वो दे के निकल गए। अब जिन लोगों को बड़ी समस्या थी लाइफ में कि एचडीएफसी बैंक सुस्त पड़ा है, इसको पानी पी के लोग कोसते थे, आईटीसी की तरह, एचयूएल की तरह, किसी रिलायंस की तरह। अब देखो आप एचडीएफसी बैंक 5500 करोड़ की डिलीवरी 2 बैंक में उठी, और उसमें भी एचडीएफसी बैंक में भयंकर वाली डिलीवरी दी। करीबन एचडीएफसी बैंक में 3240 करोड़ की डिलीवरी कल उठी है। ये चेंज ऑफ हैंड्स है और मजबूत। अब एक चीज़ है, ये समझिए, कल जो आदमी खरीदा है, कल जिसने बेचा उसने क्यों बेचा? पैसा बन रहा है, लाइफ हाई पे मार्केट अच्छा चल गया, मैं प्रॉफिट बुक करूँ। लेकिन ये सोचो कल जिसने खरीदा उसने क्यों खरीदा? एग्जैक्टली। और उसने कितने पैसे कमाने के लिए, कितने समय के लिए खरीदा? अगर आप कल खरीद रहे होते, आप अपने आप से सवाल पूछो, समझो आप एफआई हैं, आपने कल 3200 करोड़ के एचडीएफसी बैंक खरीदे, या जो भी 2200-2300 करोड़ के आपने आईसीआईसीआई बैंक खरीदे, 2235 करोड़, तो आपने क्यों खरीदे होंगे, कितनी कमाई के लिए खरीदे होंगे, कितने समय के लिए खरीदे होंगे? इससे आपको जवाब मिल जाएगा। वो कल खरीद के आज बेचने के लिए तो नहीं खरीदे, 2, 4, 5, 10% के लिए तो नहीं खरीदे होंगे, 2, 4, 6 हफ्तों महीनों के लिए तो नहीं खरीदे होंगे। सो ये बड़ा बदलाव है, और इसलिए बैंक निफ्टी का समय फिर से आ रहा है। गॉट इट। ये वापस फोकस करने का। यस। तो इसलिए आज ये डेटा मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको कल समझ में आए कि किस तरह से, मतलब जो ऑन एन एवरेज 1 महीने की डिलीवरी वॉल्यूम है, उसका 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना डिलीवरी कल उठ रही है, बड़े से लेकर छोटे बैंक में सब जगह। और इसलिए अब बैंकिंग शेयर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है, आपको शॉर्ट नहीं करना है, नीचे में लेने का ध्यान रखना है। ये एक सिंपल सी चीज़ है। बैंक निफ्टी पहले 48,000, उसके बाद 50 से 51,000 की तरफ आराम से जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो डाउट ये रास्ता, वो ऐसा नहीं कि आपने टेक ऑफ कर लिया तो उसके बाद वापस जब लैंड करेंगे तभी नीचे आएंगे। ये बीच बीच में थोड़ा होता है, टर्बुलेंस होती है, हाँ, यू टर्न नहीं होता। हाँ, बस इतना ध्यान रखें। तो ये बड़े चेंजेस हैं जो कल के सेशन से टेक अवेज हैं, ये समझाना जरूरी। तो पहला, एफआईएस क्यों खरीदेंगे आपको समझ में आ गया। दूसरा, बैंकिंग शेयरों में तेजी क्यों होगी ये समझ में आ गया। ये सारे डेटा ड्रिवन है। फंडामेंटली तो आपको पता ही है फंडामेंटली क्या बदला है, वो कल हम बहुत भाषण दे चुके हैं। इलेक्शन, ग्लोबल, कच्चा तेल, एफआईएस की बाइंग, वो सारे कल हो चुके हैं, नो रिपीटेशन, है ना। ये आज फ्रेश जो डेटा ड्रिवन आपके सामने एनालिसिस वो मैंने रखा। गॉट इट। तो ये फ्रेश डेटा ड्रिवन एनालिसिस है।
बैंक्स पर फोकस है, एफआईएस का फोकस है। कल तो जितने सेक्टर संजय ने बोले थे जबरदस्त एक्शन आ गया। पीएसयू कल एक चीज मुझे कल बहुत सारे लोगों को फोन आया कल एचपीसीएल के लिए, एचपीसीएल का वो पिक बढ़िया था। हाँ कल बोले कल कोई सोच नहीं सकता था एचपीसीएल टॉप गेनर बनेगा एफएनओ में भी, एग्जैक्टली है ना, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के माहौल में आप किसी बैंक को सोचते हैं कि ये टॉप करेगा। अगर आपको कई बार आपको सुबह सुबह अपने आप को पूछना चाहिए कि आज का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक कौन सा हो सकता है, निफ्टी में या फिर एफएनओ में, है ना। और ये सवाल अगर आप अपने आप को पूछेंगे तो आपको कई सारे जवाब मिलेंगे। उसमें सबसे बड़ा एक जवाब जो मिलेगा वो मैं बताऊं, वो ये होगा कि हम बड़े बेवकूफ़ हैं, कि हमें पता ही नहीं चलता कि 3:30 बजे कौन सा स्टॉक सबसे ऊपर होगा। इसलिए अगर इतने स्टॉक्स में से एक स्टॉक जो टॉप गेनर हो सकता है किसी दिन, और वो भी उस दिन जब आपको पता है कोई बैंक जोर से भागेगा, कोई अदानी ग्रुप के शेयर जोर से भागेंगे, उस दिन कोई और दूसरा स्टॉक जो अननोन, मतलब नॉट सो फेवरेट, फैशनेबल, करेक्ट, वो पीछे से निकल कर आकर टॉप गेनर बने, वो कमाल है स्टॉक, वो कमाल है। तो एचपीसीएल कल काफी लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट इसके लिए दिए, बनता भी ऐसा कहाँ से निकल लिए, आउट ऑफ द ब्लू था, मतलब ऐसे मेरा एक फंडा सिंपल सा था दीप, कि वो ये कि पहले लोगों को क्या था, एक तो कच्चे तेल का बड़ा डर था, राइट, ठीक है, ओपेक प्लस की बैठक भी हो गई, कच्चा तेल घूम फिर के आ गया 80, तो एक वो कच्चे तेल का कंफर्ट आ गया। दूसरा डर क्या था, अगर ये 5 राज्यों में चुनाव में बीजेपी अच्छा नहीं करती तो पक्के तौर पर इलेक्शन तक भूल जाइए कि किसी भी हालत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने हैं। अब वो डर निकल गया, अब वो फर्क नहीं पड़ता कि ये पेट्रोल डीजल पे इलेक्शन लड़े ही नहीं जा रहे, महंगाई पे लड़े ही नहीं जा रहे, इलेक्शन कोई और ही मुद्दों पे चल रहे। सो वो एचपीसीएल के लिए बड़ा टिका, और 3 साल में एचपीसीएल अगर यहाँ से अपनी कमाई दुगुनी कर ले तो बड़ी बात है। जो स्वीट स्पॉट पे कैश है, ग्रीन हाइड्रोजन में जा रहे हैं, फंडामेंटली बढ़िया है। होता क्या है कि है ना, लोग है ना सरकारी कंपनियों के फंडामेंटल पढ़ना समझना ही नहीं चाहते, है ना। वो हमेशा शक्ल, ये आरईसी पीएफसी चुपचाप करते करते 350-400 हो गए, किसी को समझ ही नहीं आया, क्योंकि आरईसी पे अरे कौन देखेगा, बुले बिस्तर स्टॉक है। लेकिन यही है, इसलिए बढ़िया। चलो कल आज भी ऐसे कुछ बढ़िया स्टॉक लाया हूँ मैं, आज भी है। हाँ बिल्कुल, चलिए तो उन स्टॉक्स पे बात करेंगे, उससे पहले आज का सेटअप जरा समझाइए सर। आज का सेटअप, ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, मेरे लिए तो अच्छी ही है, लेकिन बोलने के लिए स्टेबल है। अच्छे इसलिए कि डाउ उतना ही घटा है जितना घटना चाहिए था, उससे कम ही घटा है, रिकवरी अच्छी हुई है। डाउ फ्यूचर हल्के फुल्के नीचे 50 पॉइंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे है ना, डाउ 200-300 नीचे नहीं होना चाहिए, बस उतना, इतने में मुझे चलेगा। दूसरा ये कि कच्चा तेल $78 के आसपास आ गया, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ट्रेंड कमजोरी का है, नो डाउट। अब 75-72 की रेंज में आके बड़ा सपोर्ट लेता, वहाँ पहुँचा, आ जाए सपोर्ट ले ले, हमें क्या फर्क पड़ता है, आए तो सही नीचे, थोड़ा और नीचे आके सपोर्ट ले। सो कच्चा तेल ठीक है, एफआईज और लोकल फंड। अच्छा एक चीज़ तो बोला ही नहीं मैंने आपको, अरे भाई साहब, हम एफआईज के गुणगान गाते हैं, कल तो पहली बार मजेदार एक चीज़ दिखी। अरे लोकल फंड्स को जो फोमो हुआ है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो मतलब हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझो, फोम मतलब ऐसा कि है ना, ये सब तो आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया, वो वाली जो भावना होती है ना, जब आप रेस लगा रहे हो 7-8 लोग और पता चला कि ये सब आगे निकल, मैं 8वें नंबर पे चल रहा हूँ हीट में सबसे पीछे, इसको कहते हैं फोमो। ये अंग्रेजों का इजाद किया हुआ शब्द है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब मेरी ट्रेन छूट गई, पूरी तेजी होगी, मैं तो रह गया, तो ट्रेन छूट गई तो पकड़ में नहीं आएगी, रेस कर रहे हो तो थोड़ा और जोर लगोगे, लेकिन मार्केट में क्या करोगे, खरीदना रह गया तो फिर क्या, मैं तो अभी ले लूंगा, कोई बात नहीं, तब नहीं ले पाए। तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में पैनिक बाइंग होती है। आपने हर बार पैनिक सेलिंग सुनी होगी, पैनिक बाइंग भी होती है कि भाई मैं ले नहीं पाया, मुझे लेना ही पड़ेगा। 2 वजह से, एक, मेरे को अब भरोसा आ गया कि इलेक्शन के नतीजे ये होंगे, अगले 5 साल का मैंडेट है, ये है वो है, जो भी है कहानी है, उस हिसाब से लूंगा। ये तो अगर आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, एक प्रोप्राइटरी इन्वेस्टर बड़े हैं, तो आपको ये सोचना। लेकिन अगर मैं एक फंड मैनेजर हूँ और मैं तो कैश दबा के बैठा था थोड़ा, कि चलो कोई बात नहीं, 10% कैश रखता हूँ, इलेक्शन के बाद मार्केट घटेगा तो वहाँ लूंगा। एग्जैक्टली। अरे भाई साहब, आप जवाब क्या दोगे इन्वेस्टर को कि भाई तेरे को तो पैसा इसलिए दिया था, तू लगा। अगर तू कैश लेके बैठा तो कैश तो मैं अपने बैंक में भी रख सकता हूँ। और अंडर परफॉर्मेंस जाती है ना, एक दिन की है ये। कल जिन लोगों ने कल कैश रखा होगा, तो कैश अगर आपका समझो फंड में 10% कैश है फॉर एग्जांपल, हालांकि आजकल कम रखते हैं लोग, लेकिन अगर 10% कैश है तो आपकी अंडर परफॉर्मेंस कितनी होगी कल, फिर आप जवाब क्या दोगे इन्वेस्टर को। सो इसलिए फिर क्या आपको लगता है कि यार ले लेने में समझदारी है। सो ये फोमो लोकल फंड्स का भी 4,800 करोड़ की खरीदारी है, एफआई से दुगुनी दिख रही है।
ये एक्चुअली मैं सोचा था डेटा की बात करेंगे पूछूंगा, ये बहुत बड़ा एक्शन आया कल, बहुत बड़ा है। और लोकल एफआईएस की भी 2075 करोड़ की खरीदारी है, लेकिन उसमें 2567 करोड़ की कैम्स की डिलीवरी है। ठीक है, नो डाउट खरीदारी में फी वापस थोड़े एफआईएस हैं, लोकल फंड भी 2000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, 3250 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। हे भगवान, मतलब पूरा खजाना ही खोल दिया है। लो आओ चलो, मतलब ये हाल है एक दिन का। एक दिन इतना खरीदा है, रोज नहीं खरीदेंगे, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है, अब खरीदेंगे। और ये खरीदेंगे तो पैसा लार्ज कैप में भी आएगा, मिड कैप स्मॉल कैप भी आएगा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैं तो मिड कैप स्मॉल कैप की बड़ी वो क्या कहना चाहिए कि फेवर करता हूँ, उनका पक्ष लेता हूँ, उधर खड़ा रहता हूँ, क्योंकि हमारे दर्शक तो वहीं पैसा लगाते हैं। लेकिन हम तो बहुत बड़ा दिल रखते हैं, लार्ज कैप चले, हमें तो बहुत खुशी है। लार्ज कैप पे चलने तो हम तो अपना मूड अपने आप ही ठीक कर लेते हैं। वैसे तो हमारा तो ठीक ही है, वो चले तो और अच्छा हो जाता है। सो कल के डेटा बहुत तगड़े हैं। तो आई कच्चे तेल में कमजोरी का ट्रेंड है, एफआईएस घरेलू फंड दोनों की दमदार खरीदारी है। तीसरा बायोन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ चलना है, सिंपल, दिमाग लगाना नहीं है। लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप सब जगह तेजी का ट्रेंड रहेगा, और बैंक्स नई तेजी के लिए तैयार हैं, जो आज की स्ट्रेटेजी में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। गॉट इट सर। चलिए, तो अच्छा एक्शन है। सेटअप संकेत क्या कह रहे हैं सर? संकेत ओके, संकेत सब बढ़िया ही है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम एक्सेप्ट एक एफएनओ के संकेत हल्के से कॉशियस बनते हुए दिख रहे हैं दीप, और उसकी वजह मैं आपको अभी से ही बता दूं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.66 है, थोड़ा हायर साइड पर है, अलर्ट रहने की जरूरत है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो हायर साइड पे 1.4 है, वो इतना नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी ओवरबॉट की तरफ है थोड़ा सा। सो हो सकता है बैंक निफ्टी एक बार हल्का सा इस ओवरबॉट होने की वजह से चांस दे, एक चांस है, और उस चांस में खरीदना है। ओवरबॉट होने की वजह से एक चांस दे सकता है, और वो अगर आज गैप से पहले खुल गए तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसमें लेना है। गैप से नहीं खुले और पहले ही नीचे आ जाए तो उसमें लेना है। सो आपको लेने का एक मौका बैंक निफ्टी देगा। निफ्टी भी थोड़ा हायर साइड पे ही है, 1.4 का पुट कॉल रेशियो कम नहीं होता, लेकिन क्या है कि मैं दे देता, लेकिन पोजीशन बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं है दीप, अभी भी ज़्यादा पोजीशन नहीं है। हाईएस्ट ओपन इंडेक्स निफ्टी में क्या है, 20,500 का पुट, कितना 75 लाख शेयर, कौन सा ज़्यादा है? लाइफ हाई पे मार्केट है। बैंक निफ्टी 35 लाख शेयर, कौन सा ज़्यादा है? सो ज़्यादा नहीं है, लेकिन है, वो ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर? आइए, 20,500 20,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस रेंज में अगर आज आपको मिला निफ्टी तो 2 टुकड़ों में लेना, थोड़ा 20,600 पे 20,500 पे, और 2 टुकड़ों में खरीद लेना है। ठीक है, क्लियर? 20,725 के ऊपर खुला नीला आकाश, और खुले नीले आकाश में आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, लॉन्ग पोजीशन को बनाए रखें। स्टॉप लॉस कितना होगा? आपकी मर्जी हो जितना। आपको 25 पॉइंट रखना है, 25 को 50 रखना है, 100 रखना है, डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी, आपकी श्रद्धा और विश्वास पर। आज के लिए हाँ, श्रद्धा मतलब आपकी कि भाई आपकी कितनी ट्रस्ट है तेजी पर, और विश्वास आपका कितना कि बढ़ेगा, और कैपेसिटी आपकी है कि कितने नीचे जाए तो मुझे प्रॉफिट इंटैक्ट करना है या लॉस काटना है। ठीक है, डन। ठीक है, बैंक निफ्टी 46,225 46,375 पहला सपोर्ट जोन है। 46,231 लाइफ हाई क्लोजिंग थी पुरानी, वहां से लिया है, और 46,370 का लाइफ हाई था पुराना, तो इन दोनों को मिला के मैंने सपोर्ट जोन बना दिया। हाँ, सपोर्ट जोन कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ उसकी भी कहानी है। ठीक है, उसके ठीक नीचे 46,000 46,150 एज ऑफ नाउ 46,000 नहीं टूटना चाहिए एक बार पार होने के बाद, इसलिए ये आपके लिए। अब ऊपर कितना जा सकते हैं? 46,484 का लाइफ हाई आपने कल बनाया, उसके ऊपर 46,500 के आसपास आप निकलेंगे तो 46,550 के ऊपर आपका ब्लू स्काई जोन है। एंजॉय द लाइफ। ब्लू स्काई जोन बार बार रोज नहीं आते लाइफ में, जब आए तो एंजॉय कीजिए। डन। और पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? बस एफआईएस की पोजीशन थोड़ी बड़ी है, पुट कॉल रेशियो तो आपने बढ़ा ही दिया, पता है फिर स्टॉप लॉसेस 20,500, इंट्राडे क्लोजिंग 25 एक पॉइंट का आप अपना दिमाग लगाए, 20,450 475, टेक्निकली आई मीन थ्योरेटिकली 20,500 होता है। बैंक निफ्टी 46,000, आर्बिट्रेरली 46,000 का रखा है। क्लियर? हायर साइड पे 20,725 इंट्राडे क्लोजिंग, 46,550 इंट्राडे क्लोजिंग, क्लियर कट। कोई छेड़छाड़ नहीं होगी ऊपर के स्टॉप लॉस में, यही रहेंगे, नो छेड़छाड़। आइए अब नई पोजीशन खरीदना है, 20,500 और 20,600 दो लेवल पे ले लीजिए। ठीक है, आए तो, नहीं आए तो मेरे हाथ में तो है नहीं कि आए, मेरे हाथ में होता तो आए ही नीचे। मैं तो इतनी तेजी में हूँ, लेकिन अगर आए तो 20,600 पर 20,500 दो टुकड़ों में ले लीजिए। स्टॉप लॉस 20,450 का होगा, टारगेट 20,675 20,700 के दो छोटे टारगेट है, और उसके बाद 20,725 के ऊपर निकलने के बाद अपनी तेजी की पोजीशन में स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, होल्ड करें।
समझो भी 750 हो गया, आपने स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का ले लिया, 800 हो गया, 50 पॉइंट का लिया तो 20,750 हो गया, 25 का लिया तो 20,775। आपके हिसाब से स्टॉप लॉस ऊपर कितना जाता है, डेटा भी है नहीं, डेटा नहीं है। ठीक है। बैंक निफ्टी लेना है, लेने के लिए अच्छी जगह जो है दीप 46,000 से लेके आ जाओ। सेल तो आपने पूछा ही नहीं। शॉर्ट का मैं तो वही हाँ, आप कल वाले मूड में अभी पूछना है, बिल्कुल बेचना है। बेचना है? हाँ, कहाँ? जब बेचने का सिग्नल आए तब, अभी नहीं। ऊपर में नहीं बेचना, आज फॉर चेंज ऊपर में नहीं बेचना है, नीचे में बेचना है। आप बोलेंगे ये क्या है, तो ये है कि कल का लो है 20,500 का, 20,475 तोड़ के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तब बेचेंगे, और स्टॉप लॉस तब होगा 150 पॉइंट ऊपर लगा पाए तो बेचना, नहीं तो मत बेचना, कोई जरूरी नहीं है। 20,725 का स्टॉप लॉस होगा, वही समझ के बेचना है, ठीक है। टारगेट कितने होंगे वो भी बता देता हूँ। 20,291 का हाई बनाकर आप सीधा ऊपर है तो एक गैप पड़ा हुआ है, अगर किसी दिन वो गैप फिलअप करने के लिए आए तो बेचिए, और तब 20,300 के आसपास के टारगेट बनते हैं, और पहला टारगेट 20,300 है, 20,275 यहाँ तक आना चाहिए। 20,200 20,150 एम्बिशियस टारगेट आएंगे नहीं, फ्रेंकली बता रहा हूँ आएंगे, तो 20,275 20,300 में ही शॉर्ट काट ले और वहाँ लॉन्ग भी कर ले, ठीक है। इतना सब अगर बेचना, ऐसी चीज़ दो ना जो हो ही ना पाए, 20,475 टूटे तो ही बेचना है। अब आइए बैंक निफ्टी खरीदना है, 46,000 से लेकर 46,225 रेंज है जहाँ खरीदना है। बहुत एग्रेसिव है तो 46,375 पे लीजिए थोड़ा सा, बट मेरा ये मानना है 46,225-30 के आसपास एक मौका दे सकता है, वहाँ एंट्री कीजिए। 46,000 के आसपास थोड़ा और लीजिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 45,800 का। थोड़े लेवल और स्टॉप लॉस टारगेट आज थोड़े दूर के, क्योंकि कल के बड़े मूव की वजह से एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं। टारगेट जो बनेंगे दीप 46,375, 425 और 475, 3 टारगेट विजिबल है कल की तेजी के हिसाब से। 46,550 के ऊपर निकलने पर खुला नीला आकाश बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। गॉट इट। अब आइए बैंक निफ्टी शॉर्ट। 46,000 के नीचे जाए तो ही शॉर्ट के बारे में सोचना है। वैसे तो वहाँ भी खरीदने का सोचे तो ज़्यादा बढ़िया, लेकिन देखिए हर तरह के लोग हैं जो नहीं बेचेंगे तो आपको बेचने वालों को भी धन्यवाद तो देना चाहिए। अगर कोई नहीं बेचेगा तो आप खरीदेंगे किससे? एग्जैक्टली, है कि नहीं? तो अगर 46,000 टूटता तो वहाँ बेचिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 46,150 का होगा। टारगेट जो बनेंगे 46,000 से लेके कल के लो पर, कल का लो क्या था 45,484, राउंड फिगर में 45,500, तो एक वहाँ तक का नीचे का अगर मूव बन जाए किसी वजह से एक्सटर्नल फैक्टर से तो वहाँ तक के लिए बेचना है। 45,900 800 दो छोटे टारगेट है, 750 650 मीडियम टारगेट, 45,500 फाइनल टारगेट। क्रिस्टल क्लियर, बहुत मतलब ये वोट के रट्टा मार के रख लीजिए, इसी स्ट्रेटजी पे चलना है। लेवल्स फॉलो कर, दिमाग लगाने की जरूरत, बहुत बढ़िया लेवल निकल के आए दी। जहाँ कन्फ्यूजन होता है, कॉन्फिडेंस का मैं खुद ही बोल देता हूँ कि नंबर्स लेवल्स बराबर नहीं आ रहा, एकदम साफ सुथरा लेवल है, कोई सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, बैन लिस्ट आपकी बड़ी हो गई है। डेल्टा कॉप ऑलरेडी बैन में बना हुआ है, साथ ही आज इंडिया सीमेंट्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग और जी एंटरटेनमेंट, कुछ बैन लिस्ट फेवरेट स्टॉक्स आपको बैन में आज दिखेंगे, ध्यान रखिएगा इन नामों पर। आइए कोई इंपॉर्टेंट बाय द कारोबार के लेवल सर? कोई खास ऐसा नहीं, 20,500 के आसपास अच्छी पोजीशन है, बनी हुई है, सिंपल है। और 20,600 थोड़ा 64-65 लाख शेयर पुटे हुए हम डिस्कस कर ही चुके हैं। बैंक निफ्टी के डेटा बहुत ही छोटे, लीव इट। आइए सर फिर बताएं, आज इतने सारे स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, वो कौन? बिल्कुल बताएं। स्टॉक ऑफ द डे जी सर। मेरा आजकल मुझे सरप्राइज देने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, हाँ, कल एचपी सेल था। हाँ, इसलिए आज भी सरप्राइज है। बेचने की राय है आज सबसे पहले। शुरुआत बेचने की? हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के फ्यूचर्स में बेचने की राय है। 288 का स्टॉप लॉस होगा कल के हाइस के आसपास का। 272 270 के दो टारगेट के लिए, बड़े टारगेट नहीं है, छोटे टारगेट है, ज़्यादा लंबा नहीं बेचना, गैप से खुल जाए तो छोड़ भी देना। जो डेटा है नवंबर महीने के डिस्बर्समेंट के, साल दर साल तो 16% ठीक दिख रहे हैं, लेकिन महीने दर महीने खाली 1% बढ़ कर है, थोड़े धीमेपन दिखा रहे हैं, मज़ा नहीं है। और कलेक्शन एफिशिएंसी भी ठीक ठाक है, कोई खास ऐसी नहीं है, तो थोड़ा नीचे आ सकता है स्टॉक। कल 3.5-4% चला है, तो हल्की एक रिकवरी, एक नीचे की रिस्क आ सकती है। तो 272 270 के टारगेट के लिए करनी है बिक वाली। ये हो गया पहला। अब एक और है स्टॉक जहाँ खरीदारी करने की राय है, और वो है कैम्स। हमारा स्पेशल 25 वाली लिस्ट में भी रह चुका है, और हम इस स्टॉक पर अगले 20-25 साल के लिए भरोसा करते हैं। मेरे ख्याल से जब हमने इसको रिकमेंड किया था 2,200 रुपये के आसपास का इसका दाम हुआ करता था, वहाँ से स्टॉक अच्छे मुंह पे आ रहा है। और इस स्टॉक के लिए एक ही समस्या थी जो काफ़ी हद तक कल पूरी हुई, और वो था कि इनके एक प्रमोटर थे, उनको हिस्सेदारी बेचनी थी, उनके पास 19% या 18% बेच गए, करीबन 92 लाख शेयर बेचे उन्होंने। ग्रेट टेरेन करके जो इनका प्रमोटर है, 2,766 करोड़ में थैंक यू कर गए हो। और उसके बाद अब यहाँ से
जो लिस्ट आई है वो 50 फंड है उसमें, मतलब भर भर के सब फंड से खरीद वो तो मैंने है ना ये स्टॉक एक्सचेंज न्यूज में कटवा दिया नूपुर को, नहीं तो वो 36 नाम थे। हाँ मतलब वो वैसा हाल है कि मतलब कहानी सुनाने लोगों लिस्ट हो जाती है। हाँ, तो इतने सारे फंड, लेकिन बड़ी बात है कि हर फंड का इंटरेस्ट है, हर एक फंड का कैंप्स में इंटरेस्ट है, तो ये एक अच्छा संकेत है। खरीदे आप 2765 के स्टॉप लॉस के साथ। अब आप सोचेंगे कि इतना दूर का स्टॉप लॉस सर क्यों दे रहे हैं आप? स्टॉक तो 2893 करोड़ पे, इसलिए कि 2800 और 2850 दो और लेवल है, अगर वहां नीचे आए तो और ऐड करना है। गॉट इट। 2800 और 2850, कल का लो है 2793, मैं वो भी स्टॉप लॉस दे सकता ना, वो नहीं। स्टॉप लॉस है जहां पे फंड ने खरीदा है 2766, उसके थोड़ा सा नीचे 2765 स्टॉप लॉस है। 2800 2850 आ जाए गलती से ले लीजिए, मौका है। हाँ गॉट इट। समझिए ना, स्ट्रेटजी कैसे करनी है, एक्शनेबल होनी चाहिए। खाली टारगेट देखिए हो गया देखिए अरे बढ़ गया, ऐसा नहीं। आप क्या एक्शन कर सकते हो, तो यहाँ और लेना है टारगेट 2935 2975 2975 शॉर्ट टर्म के लिए आज से ये टारगेट। लॉन्ग टर्म तो आपको पता ही है, आपको अगली जनरेशन के लिए रखना है इसे। ओके, एक और आ गया, आप बोलो दे दूं? बताएं सर प्लीज। फेडरल बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने के लिए बैंक में मैं बहुत बुलिश हूँ, और यहाँ पर 151 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर खरीदिएगा 158 160 के छोटे टारगेट के लिए। वजह ये कि बैंकिंग शेयर तो मजबूत दिख ही रहे हैं, कोई डाउट ही नहीं है। और कल क्या आज नोमरा की तरफ से इस पर कवरेज शुरू हुआ है, और कवरेज शुरू करते वाह वाह 190 का टारगेट है, तो नोमरा की थोड़ी तो इज्जत रखो भाई, इतना 5-7 रुपए तो बढ़ना चाहिए। 100%। चलिए, बैंक खरीदना है, फेडरल बैंक खरीदना है, कैम्प्स, बट बेचना है M&M फाइनेंस। ये 3 बेहतरीन स्टॉक ऑफ द डे आपके लिए आज। आइए फिर बाकी स्टॉक्स पर भी डालते हैं नजर। नुपुर, अरमान, कुशल और वरुण, साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। पूरा एक्शन में आने वाली टीम, पहले नुपुर से करते हैं शुरुआत। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं क्या कह रही है ट्रिगर्स और खबरें? गुड मॉर्निंग। पतंजलि फूड्स पर रखना है फोकस, क्योंकि आज कंपनी की एनुअल एनालिस्ट मीट है, तो यहाँ से जो भी अनाउंसमेंट आएंगे उस पर रहने वाला है फोकस। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट 50% IPO लॉक इन जो है वो आज खत्म होते हुए दिखेगा, तो बड़ी इक्विटी ओपन अप हो जाएगी, ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। रिकॉर्ड डेट है, बोरोसिल डीमर्जर से जुड़े हुए 4 बोरोसिल के शेयर पर आपको 3 शेयर्स मिलने वाले KPL के, तो यहाँ पर भी रहने वाला है फोकस। होनासा कंज्यूमर भी आज फोकस में, क्योंकि आज यहाँ पे बड़ी ब्लॉक डील संभव है। 28 नवंबर को जी बिजनेस ने आपको सबसे पहले बताया था कि एक बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पे हो सकती है। 61 लाख शेयर्स फायरसाइड वेंचर्स बेचने वाला है, 2% हिस्सेदारी का होगा सौदा, करीबन 230 करोड़ की ये डील होगी, और मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो 4% के डिस्काउंट पर ये डील होना संभव है। नवंबर के बिजनेस अपडेट आते हुए देखिए IEX पे रखिएगा नजर, क्योंकि वॉल्यूम करीबन 17.5% से बढ़कर इस नवंबर के महीने में आते हुए नजर आए। साथ ही साथ डैम देखें तो वहां पर भी आपको यूनिट में बढ़त आती हुई नजर आएगी। मॉइल पर भी आज फोकस है, क्योंकि नवंबर का प्रोडक्शन का डेटा आते हुए दिखा है, जहां पे 35% से बढ़ोतरी आपको नजर आएगी। मैग्नीशियम देखें तो 35% की बढ़त आपको यहां पर भी दिख रही है, और नवंबर का जो सेल्स डेटा है वो भी यही इंडिकेट कर रहा है कि 18% से बढ़कर नवंबर के महीने में YOY बेसिस पर ग्रोथ आती हुई नजर आई है। स्टॉक्स में HCL टेक पे फोकस रहने वाला है, क्योंकि कंपनी की जो सब्सिडरी है उसका एक JV था, जहां पे 49% की हिस्सेदारी थी। अब वो जो JV पार्टनर है वो पूरी की पूरी हिस्सेदारी कंपनी से खरीदने वाला है, जिसके चलते कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वहां पे इम्पैक्ट आते हुए नजर आ सकता है। अगले साल के पहले क्वार्टर में ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है ये होने वाला है। JV में हिस्सेदारी देखें तो करीबन 1418 करोड़ की, और नेट बुक वैल्यू पर इसे बेच दिया जाएगा, तो यहाँ पे फोकस रहेगा। जुपिटर वैगन, जहाँ पे QIP जो है वो कल बंद होते हुए दिखा था, उन करीबन 1.25 करोड़ शेयर्स अलॉट किए गए, 403 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए। QIP की जो इशू प्राइस है वो 315 रुपए पर शेयर तय की गई है। मौजूदा भाव से अगर आप देखेंगे तो 7.5% का डिस्काउंट यहाँ पे दिया है QIP अलॉटीज को। बढ़िया एक्शन यहाँ पर भी हुआ है, अच्छे नेम्स ने एंट्री भी ली है जुपिटर वैगन्स में, इस पर भी रखिए नजर। आइए अरमान भी हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं कुछ और खबरें। अरमान, मॉर्निंग, बताइए जी। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले खबरों में ग्रेफाइट इंडिया, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि गोदी इंडिया में लगभग 31% हिस्सेदारी 50 करोड़ में खरीदी। उसी के साथ साथ DCB बैंक, यहाँ पर प्रमोटर आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने 83.4 करोड़ तक के इक्विटी निवेश की इच्छा जो है वो जताई है, और प्रपोजल पर 8 दिसंबर को बोर्ड करेगी विचार। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज मैसूर गोल्फ क्लब के बाद लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप करेगी कंपनी, और प्रोजेक्ट के ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू की बात करें तो 300 करोड़, जो कि 4 एकड़ का होगा प्रोजेक्ट।
गुलशन पॉलियोल्स यहाँ पर बात करें तो इथेनॉल सप्लाई करने के लिए ओएमसीज से इनको लगभग 572 करोड़ का ऑर्डर मिला है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टेनियर कंस्ट्रक्शन ऐसे में अपनी पूरी हिस्सेदारी लगभग 930 करोड़ के 928 करोड़ के आसपास में बेचेगी। 361 वैम सेलर प्रमोटर ने लगभग 2.8% के आसपास हिस्सेदारी जो है वो बेची है। बायर्स में आईसीआईसीआई प्रू का नाम आया है जिन्होंने 35 लाख शेयर्स जो कि 1% के आसपास की हिस्सेदारी है वो खरीदी है। टाइड वाटर यहाँ पर नॉन प्रमोटर PQR कंसल्टेंट्स ने 3.65 लाख शेयर्स यहाँ पर बेचे हैं और बायर्स में अगर आप बात करें तो प्रमोटर्स ने यहाँ पर खरीदारी करते हुए दिखे 7.6 लाख शेयर्स के आसपास की। और अंत में भारत वायर रोप यहाँ पर नॉन प्रमोटर ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने लगभग 3.5 लाख शेयर्स जो कि 0.51% हिस्सेदारी है वो खरीदते हुए दिखे। ओके, ये है आपके लिए सारे के सारे खबरों का एक्शन। आइए देखते हैं ब्रोकरेज की कहाँ है नजर FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही है आज की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए M&M फाइनेंस यहाँ पर अपडेट्स आए, इसके बाद रिपोर्ट्स आई है बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से जहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग दिया है। 278 रुपये का भाव है, 327 रुपये का टारगेट दिया और मान रहे कि साल दर साल अगर आप देखें तो डिसबर्समेंट्स 11% बढ़े, लेकिन मंथ ऑन मंथ आधार पर देखें तो ग्रोथ काफ़ी धीमी महज 1% की देखने को मिली है। मॉर्गन स्टैनली ने भी इक्वल वेट की रेटिंग दी है, 285 रुपये का टारगेट दिया है, लेकिन सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं 350 के लक्ष्य के लिए और जेफरीज ने 295 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा HCL टेक यहाँ पर अगर आप देखें तो जो खबरें आई हैं इसके बाद रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1338 रुपये का भाव, 1400 रुपये का टारगेट। वहीं JP मॉर्गन अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 1070 रुपये के लक्ष्य के लिए और नोमिरा ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 1200 रुपये का टारगेट दिया है। डॉक्टर रेड्डीज पर रखिएगा खास नजर क्योंकि सिटी की तरफ से आई है रिपोर्ट जहां पर बिकवाली की राय के साथ जो टारगेट प्राइस है इसे थोड़ा सा एडजस्ट किया, लेकिन एडजस्ट करने के बाद भी अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से नीचे का टारगेट है 5010 से बढ़ाकर 5290 कर दिया है, 5756 रुपये का भाव चल रहा है। यूरेका फोर्ब्स यहाँ पर नोमिरा की तरफ से कवरेज की शुरुआत की गई है, न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 568 रुपये का टारगेट दिया जो कि करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा ऊंचा नहीं है, 526 रुपये का भाव चल रहा है। ये मान रहे कि वाटर प्यूरिफायर सेगमेंट में अगर आप देखें तो ग्रोथ देखने को मिल सकती है। FY26 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से अगर आप देखें तो 36 टाइम्स पर चल रहा है, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। और अंत में जोमेटो जहाँ पर HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई है, 117 रुपये का भाव है, खरीदारी की राय के साथ 140 रुपये का टारगेट दिया, मान रहे कि 15% की अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो जोमेटो भी फोकस में रहेगा। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर दिखेगा भरपूर एक्शन। सबसे दमदार कौन सी लगी आपको? सर आज तो कोई दमदार नहीं लगी, इसीलिए मैंने पूछा। बाकी वैसे तो अगर दमदार लगते तो मैं समझ ही लेता, खुद ही देख लेता, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी ठीक ठाक अगर कोई है तो फेडरल बैंक, वो थोड़ी ठीक है कि 190 रुपये का टारगेट नोमिरा ने दिया था। लेट्स सी, बाकी तो ऐसी कोई मजेदार, आशीष खुद ही जब कह रहे हैं कि उन्होंने कोई दमदार काम नहीं किया तो हम क्या कहें। आइए बाकी एक्सपर्ट्स ने कितना दमदार काम किया जरा वो समझ लिया जाए। बिगुल है पिक ऑफ द डे का और एक्सपर्ट्स का किया जाए स्वागत। गुप्ता साहब सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर आज की पिक। सुप्रभात अनिल जी, सभी को सुप्रभात। अनिल जी, बैंक निफ्टी ने कल नया लाइफ टाइम हाई बनाया है, तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में, इस स्पेस में फोकस रहेगा। लार्ज कैप बैंक्स की तरफ से पार्टिसिपेशन बढ़ती हुई नजर आई है, लेकिन अब डाउन द लाइन जो छोटे बैंक्स हैं उनकी तरफ से जो पिछले कुछ दिनों की कंसोलिडेशन थी वो शायद टूटती हुई नजर आएगी और एक अच्छा मूव छोटे बैंक्स में भी देखने को मिल सकता है। तो आज का जो पिक ऑफ द डे है निखिल, वो है J&K बैंक। आपका भी एक पुराना पसंदीदा स्टॉक रहा है, चैनल पर काफी रिकमेंडेशन पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली थी। मुझे लगता है चार्ट स्ट्रक्चर J&K बैंक का काफी पॉजिटिव है और कल का जो क्लोज है वो काफी एक अच्छा पॉजिटिव नोट पर आता हुआ नजर आया है। यहाँ पर आज के सेशन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 122-125 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लगता है आज या कल तक देखने को मिल सकते हैं और थोड़ा सा अगर पोजिशनल नजरिया है तो 140 रुपए तक के लक्ष्य के लिए J&K बैंक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। आज के लिए पिक ऑफ द डे का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 112 रुपए का रहेगा, 122 और 25 के इंट्राडे टारगेट्स की। वंडरफुल, 122-125 शॉर्ट टर्म टारगेट, 140 पोजिशनल टारगेट खरीदा J&K बैंक। बार बार लगातार हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है और हम बार बार इसीलिए कहते हैं भाइयों और बहनों, कुछ कुछ शेयरों को प्राइस टारगेट से नहीं टाइम टारगेट से खरीदा जाता है। रखो रखो रखो, होल्ड करो, तभी पैसे बनेंगे। आइए अविनाश जी क्या राय दे रहे हैं समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताएं।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए मेरे पास आज दो अच्छे आइडियाज है। पहला आइडिया रेलवे का स्टॉक है टेक्समैको। हमको लग रहा है कि करंट प्राइस पे अनिल जी बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने अभी एक बड़ा QIP किया था 750 करोड़ का। और जिस प्रकार के नतीजे Q2 पे आ गए हैं, मेरे ख्याल से सारे वैगन कंपनीज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और नंबर्स आने वाले 2 साल के लिए काफी अच्छे रहेंगे। इनके पास करीबन 2500-3000 करोड़ के ऑर्डर्स है। 750 करोड़ का जो पैसा इन्होंने रेस किया है वो ज्यादातर एक्सपांशन के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज किया जाएगा। तो मेरा मानना है कि 147 का प्राइस चल रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली अगर किसी का नजरिया 6 से 12 महीना है तो 175-180 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो बहुत ही अच्छा विकल्प है ऐसे बाजार में जब बाजार बहुत भागे हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक आपको दे रहा है। और दूसरी कंपनी अनिल जी जो हमने हाल ही में मैनेजमेंट को मिली थी, छोटी कंपनी है लेकिन बहुत बड़ा पोटेंशियल है। कंपनी का नाम है मेगास्टार फूड्स लिमिटेड। अभी इस कंपनी की खासियत है कि ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड व्हीट फ्लोर यानी स्पेशलाइज्ड आटा बनाती है और इनके सारे कस्टमर्स MNC कस्टमर्स है। जैसे कि नेस्ले इनका करीबन 25% रेवेन्यू अकाउंट करता है। उसके बाद हिंदुस्तान लीवर है, ITC है, पिज्जा हट है, डोमिनोज है। तो ये बेसिकली कस्टमाइज्ड व्हीट फ्लोर इनको सप्लाई करते हैं और चंडीगढ़ बेस्ड है। कंपनी ने हाल ही में प्रेफरेंशियल इशू किया था, करीबन 42 करोड़ इन्होंने रेस किया है। और इनके इन्वेस्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है अनिल जी। पॉलीकैप का फैमिली ऑफिस ने पैसा डाला है, उसके बाद गरवारे हाईटेक की टॉप मैनेजमेंट में डाला है, करीबन 15 से 16 फंड्स ने भी पैसा यहाँ पे डाला है। तो ये पैसा जो रेस किया है ये ज्यादातर इनके एक्सपांशन के लिए, जो करीबन 105 करोड़ का कैपेक्स के लिए है। हमारा मानना है कि कैपेसिटी 3 गुना बढ़ने वाली है और ये नया प्लांट जून 24 से शुरू होगा। अगर नंबर्स की बात करें तो 268 करोड़ पे करीबन 11 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था कंपनी ने। हमको लग रहा है कि इस साल कम से कम 15-16 करोड़ का प्रॉफिट आएगा और अगले साल बम्पर प्रॉफिट आने की अपेक्षा है, करीबन 25 करोड़ आएगा। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है मिड कैप स्टॉक है लेकिन इसमें पोटेंशियल काफी अच्छा है। हमारा जो हाउस व्यू है टारगेट करीबन 450 to 475, तो इसको डेफिनेटली स्लोली करके एक्यूमुलेट करिए, अच्छी खासी कमाई होगी। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है बंसल जी से भी मुलाकात कर लेने का। बंसल जी सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर क्या तैयारी की है आज की आपने, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी तैयारी तो मैंने काफी करी, आज काफी कोशिश करी कि मेरी भी टाइम में वो गड्ढा लग जाए, तो हाँ। अनिल जी लगा नहीं। अब रोज ट्राई करूंगा अनिल जी, चाहे नंबर पीछे होता जाए क्रम में, बट कोशिश अनिल जी करता रहूंगा, कभी ना कभी तो कामयाब होऊंगा। एक्सेप्ट फॉर फ्राइडे अनिल जी, नहीं, डेली ट्राई करूंगा अनिल जी। सच्चे भारतीय, उत्तर भारतीय की तरह आप ये सब वो डिम्पल वाली टाई के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। आप समोसा टाई बनाएं। हाँ, समोसा ये जो आप बनाते हैं मोटी वाली, ऐसा गोल तिकोना जो बनता है और बहुत मोटा होता है, उसको कहते हैं समोसा टाई। मजा तो खाने पीने में क्या है, ऐसे एक दिन चले जाएंगे, जो खाया पिया वही अपना है। तो बंसल जी ये सब चक्करों में मत पड़ो, आप खाते पीते रहे। टाई लगाएं ना लगाएं, अगर आपको ना जमे तो आपको छूट भी है बिल्कुल। बताएं सर आज की पिक। अनिल जी मेरा आज का पिक है कैम्स 2893 के अराउंड चल रहा है। एक स्मॉल राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बना हुआ है चार्ट्स के ऊपर और भागने दौड़ने को तैयार है। 2790 2790 का लगाना है, स्टॉप लॉस 3100, 3100 के टारगेट के लिए कैम्स पे खरीदारी की राय है। तो आज आप लेट जुड़े, कितना बजे जुड़े थे आज जैसे? जी मैं जुड़ा तो लेट हूँ, बट अनिल जी मैं जब आता हूँ अपनी मतलब कि ऑफिस में तो सबसे पहले अनिल जी टीवी ऑन करता हूँ और मतलब कि दिन भर तो अनिल जी इसके थ्रू मतलब कि ईयरफोन के थ्रू आपको सुनता हूँ। तो पहले अनिल जी अच्छे से आपको निहारता हूँ, अच्छे से आपको सुनता हूँ और मैंने आपको सुन लिया था अनिल जी, कैम्स आपने भी लिया है। अच्छा। बट अनिल जी मैंने भरपूर काम करा है, कॉपी पेस्ट नहीं मारा है अनिल जी। तो ये बताना चाहिए ना पहले, नहीं तो क्या है, मेरे जैसे आदमी को गलत फहमी हो जाती है कि मेरा देख के तो नहीं दे दिया, इसलिए मैंने पूछा पहले आगे से कि नहीं। तो चलिए बढ़िया है, भरपूर काम करने के बाद जी देखिए अनिल जी आप कह रहे हैं बताना चाहिए, तो अनिल जी बताने के लिए ये है, जो आपके साथ जो पूरा रिकॉर्ड रखते हैं वो भी भूल गए हैं। अनिल जी मई 2023 में अनिल जी मतलब कि 7-8 मई के आसपास 2100 के अराउंड, लिटिल लेस देन 2100 आपने कैम्स को रिकमेंड किया था। जो अभी आप बोल रहे थे ना कि टारगेट के धागों में नहीं बांधना चाहिए, मतलब कि लेके भूल जाओ, उस समय भी अनिल जी सेम कमेंट्री आपने दी थी मई 2023 में। मतलब कि अगर निकाल पाए आपकी पीसीआर तो अनिल जी दिन मेरे को मालूम नहीं है, बट 2100 से थोड़ा सा नीचे था अनिल जी, उस समय भी आपने कैम्प्स में निवेश की राय दी थी।
और महीने देखो तो अनिल जी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और भाव 2900 का भाव हो गया है। बिल्कुल, ये स्पेशल 25 वाले हमारे स्टॉक्स में से एक शामिल था। तो और मेरा ये उस समय कंफ्यूजन था कि CDSL या केम्स दोनों में से कोई भी एक लिया जा सकता है, चाहे आप CDSL ले चाहे केम्स ले, मिलते जुलते कारोबार वाले हैं, तो दोनों में एक साथ ग्रोथ होगी। तो केम्स बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। 3100 का टारगेट बंसल जी की तरफ से। कुणाल जी सुस्वागतम, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले बंसल जी को अनिल जी बिन मांगे एक राय दे देता हूं सवेरे। पहले अनिल जी एक बड़ी अच्छा मशवरा है उनके लिए, बताएं कि अनिल जी ये जो टाई का उनको संकट आ रहा है, हाँ। कि अनिल जी टाई बांधने में समस्या आ रही है, डिम्पल टाई चाहते हैं वो नहीं मिल रही है, तो अनिल जी आउटसोर्स कर सकते हैं। आउटसोर्स कर लेने के बाद एक फंदा बनाकर उसको टांग ले, और जब टाई पहननी हो तो वो बना बनाया फंदा जो है वो गले में कस लें, तो उससे क्या होता है और अनिल जी ये मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, तो इससे क्या है कि रोज रोज टाई बांधने के झंझट से आप बच जाते हैं। अच्छा, वो जैसे स्कूल में छोटे बच्चों की होती ना, खाली वो ऐसे लगी हुई टाई खाली पीछे से बांध लो, ऐसा हुक ही लगाना होता है। वैसे आप भी खोले ना, पूरी गले में से डाल दी, तो आइडिया तो ठीक है, उसमें समय भी बचेगा। और अच्छा, बाय द वे हमारे ज़माने में आजकल तो खैर टाई का प्रचलन बड़ा काफ़ी कॉमन हो गया है। अभी तो वागले साहब है नहीं तो वागले साहब और हो सकता है कुणाल जी राकेश जी के ज़माने में भी शादी में जो दूल्हे के दोस्त होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी होती थी? जो टाई बांध, जिसको टाई बनाना आता है उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा, वो खास दोस्त माना जाता था। बोले भाई आती नहीं बना दे भाई, इज्जत बच जाएगी। नहीं तो पता चला कि क्या बने। अच्छा, उसमें भी अब कैसे बने वो भगवान जाने है, क्योंकि फोकस जो होता था ना उस जमाने में टाई पे कैसे होता था, खाली यहीं पे होता था, यहाँ बन गई नोट, टाई यहाँ तक बनी तो भी कोई नहीं कर दिया। कोई बना रहा है घुटनों तक नीचे और कोई बना रहा है यहाँ तक, वैसा हाल है। जीभ भी लंबी होती थी। और पता चला वो बेटा बाप से बड़ा, मतलब नीचे वाला जो होता वो ऊपर वाले से लंबा निकलता था। क्या क्या नहीं होता था, दोज फनी थिंग्स। कुणाल जी, एक्सपीरियंस किया आपने लाइफ में कभी? अनिल जी मैंने बिल्कुल अनिल जी इस तरह की टाई देखी है और लोगों को आज भी पहने देखा है। एक डोनाल्ड ट्रंप की अगर अनिल जी आपने टाई देखी हो, जो कि यूएस के राष्ट्रपति थे, तो उनकी टाई भी अनिल जी औसत से काफी लंबी है। और वो उनके लिए अनिल जी एक आइकन है। अनिल जी वो जानकर लंबी टाई पहनते हैं, तो वो भी अनिल जी फैशन में आ गई है आजकल। बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए, ये है आपके लिए। हाँ, कुणाल जी का स्टॉक लेना बाकी है। कुणाल जी दे दिया कि लेना बाकी है? मैं भूल तो नहीं गया? नहीं अनिल जी, अभी तो गपशप चल रही है अनिल जी, अब स्टॉक दूंगा आपको। चलो काम कर लेते हैं, बताएं। अनिल जी, खरीदारी की राय है IFCI में। बहुत समय बाद इस स्टॉक पे मोमेंटम बना है, कल जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी है। तो अनिल जी अब थोड़ा सा नीचे आ जाए तो बाय करें, और मुझे लगता है IFCI 32 रुपए के लेवल्स दिखाएगा, तो 31 के टारगेट के लिए, 31 रुपए के टारगेट के लिए बाय करना है। कल 28.50 बंद हुआ, थोड़ा नीचे आ जाए तो खरीदें। 27 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रख लें, और 31 के टारगेट के लिए IFCI पे खरीदारी करें। ओके, IFCI यहां खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से। सुमित जी का भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है वो है गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है, स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। गोदरेज सीपी में खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 1040 1035 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1020 1021 के पास है, तो 1020 के स्टॉप लॉस से गोदरेज सीपी में खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट इसका बनेगा 1060 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 1075 रुपए का। तो 1020 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 1060 1075 के टारगेट से। ओके, तो ये है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर, जहां पर आपको करनी है खरीदारी 1060 1075। तो अच्छा मिक्स है। FMCG पर रखिए नज़र, बैंक्स पर रखिए नज़र, कुछ और मिड और स्मॉल कैप्स पर रखिए नज़र, जहां पर आपको मूव अच्छी आती हुई दिख सकती है। हुनासा कंज्यूमर, इसमें आज ब्लॉक डील होने वाली है। हमने तो आपको 28 नवंबर को ये जानकारी दे दी थी, बट आज करीब 4% हिस्सा वॉबर्ग पिंकेक्सी एफिलिएट इसमें बेच सकती है। एक बार अविनाश जी से पूछना है हुनासा पर। अविनाश जी, लिस्टिंग के समय ऑफकोर्स काफ़ी कुछ सवाल उठे थे इस पर, बट उसके बाद बढ़िया इसमें एक अपमूव आया था। कल ऑफकोर्स 4% थोड़ा गिरा था। आई थिंक बाजार ने एंटिसिपेट कर लिया था कि ब्लॉक डील की खबर आने वाली है। इन लेवल्स पर हुनासा में आपकी क्या राय है सर? दीपांशु, देखिए सेकंड क्वार्टर की परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने काफी बेहतरीन नंबर डिक्लेयर किए, और ये एक अच्छी बात है जो मार्केट्स को और सारे मार्केट प्लेयर्स को पसंद आई।
हमारा मानना है कि यही परफॉर्मेंस अगर सेकंड हाफ में कंपनी मेंटेन करती है तो डेफिनेटली इसमें अच्छी बात है कि स्टॉक पहले से थोड़ा सा लिस्टिंग के टाइम पे भी कोई बड़ा प्रीमियम नहीं था, तो इसमें री रेटिंग होने की पोटेंशियल है। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए ये जो ओएफएस है, जो बिकवाने का जो प्लान है, इससे क्या होगा कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव स्टॉक पे जरूर आ सकता है। जिनको लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक खरीदना है, कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया लेना है, उनके लिए अच्छा मौका है। अगर थोड़ा स्टॉक करेक्ट होता है तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा ये एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेस में ग्रोथ पोटेंशियल काफी बढ़िया है। प्लस सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने नंबर्स पे तो एटलीस्ट नंबर्स डिलीवर किए। हो सकता है कि आने वाले 6-8 महीने में भी ये री रेटिंग हो, बट डेफिनेटली इसमें थोड़ा लंबा समय निवेश करे तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है। तो चलिए ये है आपके लिए हुनासा कंज्यूमर, जहां पर आज आपको एक्शन दिख सकता है। IEX, इसमें भी एक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। इनका अपडेट आया नवंबर में 17.5% वॉल्यूम ग्रोथ यहां पर आपने आती हुई दिखी है। अच्छी मूव यहां पर एक्सपेक्टेड है। रिसेंटली भी हमने देखा स्टॉक थोड़ा एक्शन में रहा है। हिमांशु जी, चार्ट्स क्या कहती है सर IEX की? बिग चार्ट पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक अब 140 रुपए के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पर गिरावट पर खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। अपसाइड में मेरा मानना है कि 150-152 एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल हर्डल है। डेरिवेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहां पर काफी अच्छी कॉल रेटिंग विजिबल है। बट इवेंचुअली मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक शायद 150 के लेवल को भी पोजिशनली तोड़ने का पोटेंशियल रखता है। तो व्यू पॉजिटिव है, गिरावट पे खरीदारी करें। ट्रेडिंग पोजीशंस के लिए 140 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की सलाह। तो ये है आपके लिए IEX, जहां पर आपको नजर दिख सकते हैं एक्शन इसमें भी आएगा। कुछ और कंपनीज के भी अपडेट्स आए, उन पर भी करेंगे बातचीत। आइए